हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेट एग्जामिनेशन को लेकर के कि टेट एग्जामिनेशन में तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर जो मैथ और साइंस के टीचर हैं 6 to 8 के लिए, उसके लिए प्रॉपर गाइड कीजिए कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो देखो, आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली यही बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है, सिंपल स्ट्रैटेजी में बात करेंगे, बहुत लेंदी स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे। और ये देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको। जब मैं क्वालिफाई की बात करता हूँ तो आपको लगेगा कि सिर्फ क्वालिफाई ही क्यों। तो ये आपको पता है कि देखो, ये जस्ट आपको एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। आपके पास में इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए सो दैट कि जब भी प्राइमरी स्कूल का या मिडिल स्कूल का फॉर्म निकले आप भर सकें। ठीक है, ना तो इसका आगे नंबर आपको काम आएगा और ना और कुछ। ठीक है, हाँ, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जितना अच्छा एग्जाम जाता है। तो हम लोग तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारा क्वालिफिकेशन इसमें इजीली हो जाए। बहुत ज़्यादा जैसे सर पटकने का नहीं है, क्योंकि ये पोस्टिंग वाला एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें आपको ये बेनिफिट्स ज़रूर है कि आपको कोई इसमें इस तरह से नहीं कि अपर कट ऑफ आएगा। आपको एक दे दिया है कि जनरल है अगर आप, तो आपको 60% लाना है, और जो इसमें जो 4 पेपर होंगे तो पेपर वाइज आपको 40% लाना है। ठीक है, और उसी तरीके से फिर और कैटेगरी के लिए अलग अलग है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो 60% ओवरऑल लाना है, ठीक है, या जो पेपर में हमको 40% लाना है, हम इसकी स्ट्रेटेजी बात करेंगे कि कैसे ये मेरा सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो सिक्योर करना है, कम से कम मेहनत में हमको काम करना है। ठीक है, क्योंकि आप तो तैयारी करते रहते हो और बड़े बड़े एग्जाम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम सबको इक्वल वेटेज देंगे, इसको हम बिल्कुल मोहब्बत से इसका तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, और क्वालिफाई हो जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे तब भी क्वालिफाई होगा अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे हम लोग सिंपल स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, कोई लेंदी स्ट्रेटेजी नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो जैसे मैं आपको बात करूं कि 150 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है, ये आपको पता है। ठीक है, 150 मार्क्स का एग्जाम है, ये आपका होगा OMR सीट पर। तो क्वेश्चन आपके सामने और OMR पे होगा तो आपके लिए ज़्यादा फ्रेंडली रहता है। ठीक है, और नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब है कि आप इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपका अगर रॉन्ग भी होता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन वगैरह का भी मैटर इसमें नहीं होगा क्योंकि OMR सीट पे है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का कोई खतरा नहीं है, आप पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। अब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 150 में 90 मार्क्स लाना। ठीक है, देखो मैं जनरल के बिहाफ में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर आप OBC में हैं, EWS में हैं, ST/SC हैं तो आपको और कम ही लाना है। बट मैं एक जनरल लेके चल रहा हूँ कि हमको पेपर वाइज जो है, जो चारों पेपर है 1, 2, 3 और 4, इन चारों पेपर में हमको 40% चाहिए, और हमको ओवरऑल जो है वो 60% चाहिए, सो दैट कि हम इजिली क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, ओके, तो 150 में 90 मार्क्स लाना, इसका 150 का 60% क्या हो जाएगा, 90 मार्क्स। ये हमारा टारगेट है कि हम 90 मार्क्स कैसे लाएंगे। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो आपके पास में जो 4 पेपर है, पेपर वन है आपके पास में पेडागोगी का। ठीक है, बाल विकास और टीचिंग स्किल्स पे बेस्ड है। ओके, तो ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आप इस 30 नंबर में कितना भी गलत करेंगे ना, 15 नंबर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों का तो और भी आएगा, जो बिल्कुल 4-5 दिन पढ़ के जाएंगे उनका तो 15 नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको इक्वली लाइकली आउटकम पे बेस्ड होता है, मतलब लगता है कि सारा ही सही है। ठीक है, तो उसमें आप जितना अच्छे से उसको जज करते हैं और आंसर देते हैं तो आपको उसमें करेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पेपर 1 जो पेडागोगी है, इसमें कितना भी गलत करोगे 15 नंबर आएगा। ठीक है, पेपर 2 का अगर हम लोग बात करें तो पेपर 2 क्या है, ये लैंग्वेज का पेपर है। तो जो भी आप लैंग्वेज लेंगे तो उसमें लैंग्वेज में पैसेज को देख लिया जाए, अनसीन पैसेज, ग्रामर, ठीक है, और टॉपिक्स वगैरह को, तो 30 में 20 नंबर लाना मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, पेपर 3 को अगर आप देखोगे तो मैं ये इजी की बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो अभी तक आपका देखो कितना हो गया, अभी तक हमारा यहाँ पे 40 और 55 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो 55 मार्क्स जो है आपका यहाँ से हो जा रहा है। ओके, अच्छा, अब हम लोग देखें तो 90 के लिए हमको कितना घट रहा है, तो हमको घट रहा है 35 मार्क्स। ठीक है जी, 35 मार्क्स हमको चाहिए पेपर 4 में। ऐसा आप कह सकते हैं कि पेपर 4 में अगर मेरा 35 मार्क्स आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग मेरा इजिली 90 नंबर आ जाएगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ ये 55 जो है मिनिमम है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, इधर आपका 90 नंबर का है। अब ये देखो, अब ये जो 35 है तो हमको पेपर 4 कितने का है,
तो अगर आप पेपर 4 देखोगे तो पेपर 4 है आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। इसमें मैथ और प्लस साइंस से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैथ से जो क्वेश्चन के चांसेस है ना वो है आपका कि 25 से 30 क्वेश्चन आपका मैथ से रह सकता है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है अभी तक, ठीक है। हाँ, चूंकि लेकिन मैथ साइंस का है और आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैथ वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकली, ठीक है, बच्चों के लिए। तो इसलिए मैथ्स पर वेटेज हमेशा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और फिर आपका बच गया साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है इससे जो है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपका बच गया। तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन हो सकता है कितना, ये आपका 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप देखो तो मैं आपको इजीली बता रहा हूँ। पहले तो देखो कि अगर मेरा पेपर 4 60 मार्क्स का है, ठीक है, तो इसमें सिक्योर होने के लिए आपको क्या 40% चाहिए एटलीस्ट। तो 40% का मतलब है कि आपको 24 मार्क्स चाहिए। तो ये 24 मार्क्स तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ईजिली आ जाएगा, ठीक है, अगर आप थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे तो। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सबको अटेम्प्ट करोगे। और ऐसा नहीं है कि आप भाई पढ़ करके जाओगे तो आप 30 क्वेश्चन सही करके नहीं आओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसका लेवल CSIR नेट या PGT लेवल वाला नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएशन से ही पूछेगा। तो बेसिक्स से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। सो दैट आपको क्या करना है कि इसी तरीके से पढ़ना है कि वहाँ पे जो भी बेसिक्स डेफिनेशन है, एग्जांपल्स वगैरह हैं, वो आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो देखो मैं ये बोलूँगा ना कि अगर हमको 25 से 30 क्वेश्चन अगर इजीली हो जाता है मैथ में, तो फिर मेरा बाकी कोई एक सब्जेक्ट जो है वो मिल करके ये 35 को लाने में मेरा काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको स्पेशली सजेस्ट करने वाला हूँ मैथ और फिजिक्स के बारे में, ठीक है। कि सपोज करो मैं मैथ और फिजिक्स इन दोनों को पर फोकस करता हूँ और इन दोनों की अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ, तो ये इनफ होगा 35 नंबर लाने के लिए। हाँ, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका ऑनर्स मैथ के अलावा किसी और सब्जेक्ट में है और मैथ में आपकी पकड़ नहीं है, तब ऐसे केस में आपको 3 पेपर का बनाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। लाइक मान लो आपने बॉटनी में ऑनर्स कर रखा है तो आप बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री को लेकर के साथ में फिजिक्स को भी लेकर के, ठीक है, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को रखना पड़ेगा आपको। मतलब मैथ हटने के बाद आपको थोड़ा इसमें नंबर लाना पड़ेगा बाकी बचे हुए से, और जबकि मैथ से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा भी आ सकता है और मैथ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये देखना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वैसा बना लेंगे स्ट्रेटेजी। तो मैं मैथ और फिजिक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैथ और फिजिक्स में हम क्या क्या कवर करें कि मैं इजीली जो है वो 35 क्या बोलो 40 से 45 इजीली गेन कर लूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैथ और फिजिक्स ही पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ना है, बट जो ज़्यादा फोकस है वो आपका मैथ और फिजिक्स पर रहेगा। इसकी तैयारी आप ज़्यादा करेंगे और फिर आपको जो भी टाइम मिलेगा, ठीक है, मुझको भी जैसे मिलता है मैं गाइड करता रहूँगा। टेस्ट सीरीज तो मैं आपके लिए लेके के आऊँगा ही, और कोर्स भी मैंने आपके लिए बना दिया है, आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था। तो मैथ और फिजिक्स का ही मैं कोर्स में मटेरियल डाल रहा हूँ, मैं अभी बता दूंगा आपको। और टेस्ट सीरीज तो मैं आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका दूंगा, उसमें पेडागोगी भी होगा, ठीक है। तो कोर्स में टेस्ट सीरीज भी फ्री रहेगा, ये हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। चलो इस पे हम लोग बात कर लें कि मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए क्योंकि आपका लेवल जो है वो क्या है, वो है BSc लेवल, कि आपको क्वेश्चन BSc लेवल से आना है, ठीक है। पर देखो BSc ऐसे ही नहीं है, बल्कि BSc आप देखते हो कि इसका बहुत सारा पोर्शन 11th और 12th में है। जो इसके फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो 11-12 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वो सारे टॉपिक्स जिसमें 11-12 के भी टॉपिक आते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ये हम लोग यहाँ पे मैंने आपको एक सजेस्ट कर दिया है टॉपिक। तो ये याद रखो कि मेरा जो है ना अपना 85 से 90% तक मैंने ये गेस किया है कि इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर कोई सिलेबस आ जाता है तो ठीक है, फिर मैं अपडेट कर दूंगा इसको, बट अभी सिलेबस नहीं है। तो एक जो मेरी स्ट्रेटेजी कहती है कि आप अगर इतने को कवर कर लोगे ना, तो आपका 85 से 90% क्वेश्चन जो है मैथ्स का वो इससे आ जाएगा। देखो चूंकि सिलेबस आपको पता है कि दिया नहीं है, और दे के करता भी क्या। अभी हम लोगों ने PGT एग्ज़ाम दिया, ठीक है, हमारे बच्चों ने बहुत अनफॉर्चुनेट रहा, ठीक है। जो कुछ बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी किए थे, बट पैटर्न और सिलेबस पूरा डेफिनेट नहीं होने की वजह से PGT में उनका जो है वो पीछे रह गए। बहुत अफसोस लगा, ठीक है। दूसरे फैक्टर्स भी हैं, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये एग्जाम सिलेबस और पैटर्न पे होता तो बहुत मेरे और भी बच्चे इसमें आगे आ जाते, ठीक है। इसी तरीके से अभी आप देखो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ, तो सहायक आचार्य के एग्जाम में भी आप देख रहे हो कि भाई सिलेबस दे करके इन्होंने क्या किया,
ठीक है, पूरा एकदम गला घोंट दिया। इसलिए सिलेबस अगर नहीं दिया है तो बहुत ज़्यादा इसमें वरीड नहीं होना है, क्योंकि ये लोग सिलेबस दे करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो उसी के हिसाब से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे एग्जाम को देखा है, कवर किया है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ तैयारी भी किया है, तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़ो, श्योर रहो, काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। तो मैथ में जैसे मैं आपको बात करूँ हायर अलजेब्रा, ठीक है, हायर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग एंड फील्ड, हायर अर्थमेटिक या कहो नंबर थ्योरी। ठीक है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको बहुत टफ ग्रुप कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको जो है ओडीटी के बारे में नहीं पूछेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि बीएससी लेवल जब आप कहते हो तो ये तो सीएसआर नेट का भी क्वेश्चन इससे आता है, इससे पीजीटी का भी क्वेश्चन आता है। तो भाई ये तो जस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, तो इससे उतना अप लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल जो है ग्रास रूट पे होगा, बेसिक्स से होगा, तो टेंशन नहीं लेना है बस आपको। हाँ, लेकिन जानना चाहिए। तो डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, उससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो सब ये मैंने कोर्स में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको कम से कम कर लेना है। तो अभी मैं कोर्स की बात मैं लास्ट में करूंगा, जिनको अपने से करना है वो ये सब अपना टॉपिक चेकआउट कर लो। मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारा फ्री में वीडियो है, वहां से भी आप जाकर के इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे तो इसमें मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट, ये तो आपका 11-12 में आ जाता है, 12 का पोर्शन है। ठीक है, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिस हो गया, स्पैनिंग, लीनियर इंडिपेंडेंसी। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस एक मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको उसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, मैट्राइसिस में आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर भी आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वहां से आएगा, रैंक से क्वेश्चन आ सकता है, ये सब आपको अच्छे से देखना है। और बाकी बाकी जो 12 में पोर्शन है तो आपको देखना ही देखना है। और बीएससी लेवल पे भी आपको क्या करके ट्रेस हो गया, ठीक है, मैट्राइसिस के डिफरेंट काइंड्स हो गए, उनके प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, एडजॉइंट का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आप देख सकते हो, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इनवर्स फाइंडिंग टेक्निक्स, ये सब आपको देखना है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो है एक बड़ा मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसमें फंक्शंस, कुछ सेट्स के भी क्वेश्चन होंगे, सेट्स, फंक्शन मिला करके, फिर आपका डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये सब आपको अच्छे से देखना है। इनफैक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो यूलर थ्योरम है वो आपको देख लेना है। ठीक है, जो हमारा हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन में जो लिबनिज का जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको आपको देख लेना है। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस में। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको सारे इंटीग्रेशंस, ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रेशन का बहुत चांस नहीं है, बट आपको जो है सिंगल जो हमारा इंटीग्रल होता है उसी में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज, इसको अच्छा से आपको कवर करना है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये 12 लेवल से आ जाता है। तो 12 लेवल के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हायर ऑर्डर के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रेंजेस के पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है जो कि बीएससी लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट था, और आपका 12 वाला भी आपको कवर करना है। याद रखिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आपको 12 प्लस बीएससी सेमेस्टर 1 का जो पार्ट है वो कवर करना है। इसमें भी आपको 11, 12 और जो बीएससी का आपका सेमेस्टर 1 का पार्ट है वो कवर करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगेन आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें के कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चन आते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें के कुछ स्पेशल काइंड से क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म, तो ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, फिर देखो रियल एनालिसिस भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंसी, ठीक है, सीक्वेंस, सीरीज, ये आप देख सकते हो। अच्छा, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको एसिम्प्टोट्स भी देख लेना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन भी इसमें आपको देखना होगा। ठीक है, और एसिम्प्टोट्स के पार्ट्स भी आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इजी होता है, मुश्किल क्वेश्चन इसका नहीं आता। ठीक है, बेसिक इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो रियल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत अप नहीं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए आर्गन प्लेन के। ठीक है, उसके बाद एनालिटिक फंक्शन जो होता है उसको आपको देख लेना है। एनालिटिक फंक्शन और रेडियस ऑफ जो हम लोग कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो आपको देख लेना है। 2D और 3D ज्योमेट्री भी आप देख लीजिए, तो ये आपको 12 का बहुत सारा पोर्शन मिल जाएगा। 11th में आपको 2D में स्ट्रेट लाइन, सर्कल आपको देख लेना है। ठीक है,
पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला देख लेना है। 3D ज्योमेट्री में लाइन, प्लेन और स्फीयर आपको देख लेना है। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर चांस है कि आपका 12 लेवल से ही आएगा। तो 12 लेवल में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बोयस थ्योरम है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब आपको देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप इतना पार्ट कवर कर लेते हो, भाई देखो बहुत मैंने बोल दिया। आप बोलो सर आपने तो बहुत बोल दिया। हाँ, तो मैंने इसलिए बोला कि कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और रैंडम क्वेश्चन आना है। तो रैंडम आना है तो आपको मैथ में ये सब चीज़ें तो जाननी ही चाहिए, सो दैट कि आप अच्छा से कर पाओ। तो टाइम है अपने आपके पास में, और आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है आपका जो है ये गोरा कागज है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ पहले से प्रिंट है आपके दिमाग में, तो एक बार आपको रिकॉल कर लेना है। और स्टैंडर्ड काफ़ी ऊपर नहीं रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि मैं CSIR नेट भी कराता हूँ, ठीक है, PGT भी मैंने कराया। तो उनके लेवल से काफ़ी हट करके जो बिल्कुल फंडामेंटल लेवल का है, बेसिक्स लेवल का है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें दिया है, और वही आपको कोर्स में भी मिल जाएगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसी तरीके से देखो फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए ना। फिजिक्स में अगर आप बात करो तो जनरल फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनरल फिजिक्स तो हमको आना ही चाहिए। जब जनरल फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें मैकेनिक्स पूरा आ जाता है, ठीक है, जो आपका 11th लेवल से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वर्क, एनर्जी, पावर, ठीक, फिर आपका डिनामिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सरफेस टेंशन वगैरह, जो 11th के पोर्शन में था। तो वो सारा जनरल फिजिक्स तो आपको आना ही चाहिए। 11 12 के फिजिक्स से पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो इसी को अपग्रेड करके BSc में पढ़ाया गया है। तो BSc में आप देखोगे फिजिक्स में ज़्यादातर क्या है, लेबोरेटरी के चीज़ें हैं, और उसके अलावा इसी का बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, थ्योरम रहता है, आर्टिकल रहता है। तो उससे तो MCQs नहीं आएंगे ना। तो डेफिनेटली MCQs जो है वो आपका 11 12 लेवल से ही आएगा, ठीक है। तो जनरल फिजिक्स आपको उस तरह का देख लेना है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो 11th का है उसको आपको देख लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपका 12th का पोर्शन है, इसको अच्छे से देख लेना है। मैग्नेटिज्म इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। बायोट सेभार्ट्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, ठीक है, ये आपको देख लेना है। फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स जो होता है वो आपको देख लेना है। फाइंडिंग फोर्सेज एंड देयर डायरेक्शन इन मैग्नेटिज्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिज्म में जो चार्ज का मोशन है वो आपको देख लेना है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज, और जो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना होता है, या रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो सब आपको देख लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स रहेंगे, न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक रहेंगे। कुछ आपका यूनिट डायमेंशन का भी क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन भी देखते जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आपको देखने हैं, जंक्शन डायोड वगैरह, और इसी में आपको लॉजिक गेट्स वगैरह भी देख लेना है, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड डिनामिक्स में जो है सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो फ्लूइड डिनामिक्स के जो दूसरे प्रॉपर्टी हैं, थ्रस्ट वगैरह, तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। स्टैटिक्स में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के कंडीशंस हैं पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये देखो ये सारे पोर्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। चूंकि कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है, तो इसलिए मैं कोई कंटेंट फिक्स नहीं कर रहा आपके लिए। हाँ, लेकिन मैंने कोर्स में जो है इन सब का कह सकते हो कि फंडामेंटल आइडिया, इससे रिलेटेड MCQs आपको दे दिए हैं, और इससे रिलेटेड जो PDF है वो भी आपको दे दिया। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स और फिजिक्स के लिए, ठीक है, जैसा अगर कोई सिलेबस अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट ये सारा मैंने आपको कोर्स में दे दिया है, ठीक है। मैथ भी दिया है, फिजिक्स भी दिया है, और आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दूंगा। तो मैं फाइनली आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जो मेरा कोर्स है वो आप जाकर के चेक कर सकते हो। मेरा आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐप क्या है? ऐप है मेरा MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे जाकर के आप इस कोर्स को देखोगे, आपको टेट के नाम से ये कोर्स मिल जाएगा। ये बिल्कुल फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स में ये मैंने मैथ करवाया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं आप बोलो कि सर ये नहीं पता था कि मुझको ये मिल गया ये मिल गया। तो मैथ और फिजिक्स मैंने सिर्फ कराया है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको खुद से कर लेना होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों की अच्छी तैयारी करते हो तो उसमें आपको बर्डन ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने मैथ और फिजिक्स कराया हुआ है, ओके। इसके अलावा मैं इसमें आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, जिस टेस्ट सीरीज में आपका पेपर 1 पेडागोगी होगा, और पेपर 4 यानी ये आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सारा पेपर होगा, ठीक है। 2 और 3 का मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो लैंग्वेज पेपर है, वो आपको अपने हिसाब से चूज करना है, तो इसलिए सबके लिए वो कॉमन रहता नहीं है, तो मैं वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैं ये दोनों आपको दे रहा हूँ।
अब ये मैंने लगा दिया है, ठीक है। लगाने के बाद मैंने आपको वहाँ पे दे दिया। प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। तो प्राइस जो है ना, आप जाकर के वहाँ पे अच्छे से देखना। बहुत से बच्चे हड़बड़ा करके ले लेते हैं, बाद में मेरे को बोलते हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ, जो मैं बोलता हूँ भाई वही वहाँ पे रहता है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं। तो देखो प्राइस जो है वहाँ पे मैंने इसको मल्टीपल वैलिडिटी भी दिया है, मतलब आप इसको 3 मंथ के लिए ले सकते हो, ठीक है, 6 मंथ के लिए ले सकते हो और 1 ईयर के लिए ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको लगता है 3 मंथ में एग्जाम हो जाएगा, तो भाई मैंने ऐसा इसलिए करता हूँ ना कि आपको कम पैसे में मिल जाए। मैं भी चाहता हूँ कि आपको फायदा हो, ठीक है। अब मैं 1 ईयर का दूंगा तो जाहिर सी बात है कि ऐप पे जो प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह है, दूसरे जो टैक्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, जितना आप यूज़ करते हो उतना बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं 3 मंथ का भी आपको देता हूँ कि अगर 3 मंथ के अंदर एग्जाम हो गया तो आपका पैसा बच जाएगा, ठीक है। 6 मंथ का भी आप ले सकते हैं और 1 ईयर का भी। तो मैं 6 मंथ का इसलिए देता हूं कि हो सकता है एग्जाम थोड़ा डिले हो जाए, तो 6 मंथ का आप ले सकते हैं। और 1 ईयर का देने का पर्पस ये होता है कि भाई एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है, फॉर्म भरा गया, मान लीजिए सरकार एग्जाम का इलेक्शन आ गया और अगले साल हुआ, तो फिर हो सकता है वो 1 ईयर तक हो। हाँ, इस 1 ईयर में ये आपको फायदा होता है कि कोई भी मेरा जो कोर्स 1 ईयर का है ना, तो उसमें ये आपको जब तक एग्जाम रहेगा तब तक ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। मतलब मैं इसमें एक्सटेंशन देता हूँ 1 ईयर वाले में फ्री में, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो 1 ईयर का मतलब होता है कि अप टू एग्जाम तक वो आपका चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सब में कोई आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब ऐप पॉलिसी है, तो मैं भी और ऐप पॉलिसी पे मजबूर रहता हूँ। तो ये नहीं कि 3 मंथ का लेकर के आप फिर मुझे पे गुस्साना कि भाई 3 मंथ में कैसे होगा। तो मैं इसके पीछे पर्पस है कि मैं आपको कम रेट में, तो देखो 1 ईयर का अगर आप रेट देखोगे तो 1 ईयर का जो रेट है वहाँ पे लगा हुआ वो आप जा करके देख सकते हैं, शायद 1900 रुपया है, ठीक है। आपको 1900 रुपया में एक साल का मिल रहा है पूरा। ये जो 6 मंथ का है शायद वो आपका 1200 रुपया का है, ठीक है, जैसा मेरे को याद है। और 3 मंथ का आपका 810 रुपया का है। तो 3 मंथ का 810 रुपया का, ये आपका 1200 रुपया का, ये आपका 1900 रुपया का, ठीक है। इस तरह से वहां पर रेट लगा हुआ है। तो 3 मंथ का देने के पीछे पर्पस यही है कि आप चाहो तो 810 में ही पूरा कर सकते हो, आपको कंटेंट सब में सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि कंटेंट का कटौती होगा, नहीं। हाँ, बस 3 मंथ के बाद वो लॉक हो जाएगा, सारा वीडियो भी लॉक हो जाएगा। और अगर एग्जाम नहीं होना था, टेस्ट अगर लेट से आया तो आपको टेस्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि टेस्ट जो है एग्जाम के जैसा एग्जाम का अनाउंसमेंट आएगा, डेट आएगा, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट वहां पे लग जाएगा, ठीक है। ऐसे कोशिश है कि जल्दी से जल्दी लगा दूं, लेकिन एग्जाम का अगर अनाउंसमेंट होता है तो टेस्ट तो लग ही जाएगा, ठीक है। फिर 6 मंथ वाले में आपको ये बेनिफिट होता है कि वो 6 मंथ तक रहेगा सारा मटेरियल, और 1 ईयर में जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आपकी पॉकेट को कम से कम करने के लिए मल्टीपल वैलिडिटी भी देता हूं, ताकि कम वाला वैलिडिटी भी आप लेकर के कर लो। हाँ, लेकिन डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, कि हम कौन सा लें। तो अगर आपके पास में पैसा है तो 1 ईयर का ले सकते हैं, कि इसलिए कि एग्जाम का सिक्योरिटी नहीं। और टॉपिक्स देखो काफी सारे हैं, हमको सिर्फ इस पर्पज से नहीं लेना चाहिए ना कि भाई आपको एग्जाम देना है। आप इतने सारे टॉपिक को कवर कर लोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये आपको काम आता है, ठीक है। इसलिए सीखने के पर्पज से करेंगे तो सीखने के पर्पज से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फिर जो सेकेंडरी एग्जाम होगा उसमें आपके पास में काफ़ी नॉलेज रहेगा। और इतना पढ़ने के बाद तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर ही लोगे, ये बात पक्की है। पढ़ने वाले का होता है, और इस तरह का क्वालिफाइंग एग्जाम तो बिल्कुल होता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे होंगे। और भी जो डिटेल है कोर्स वगैरह में, उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा। 1 to 5 के लिए भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाकर के मेरे ऐप पर विजिट कीजिए, ठीक है। आपको ये कोर्स दिखेगा, आप वहाँ पे उसको रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, कोई भी दिक्कत होगा तो, ठीक है। और कोई इशू है तो कमेंट करो, शेयर करो इसको, ठीक है। और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जब भी कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। और ऐसे भी देखो यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री वीडियोज़ है, बहुत सारे इसमें से कंटेंट्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ करके बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।